ट्रैवलिंग का शौक है मुझे, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द नॉर्थ पाकिस्तान। एआई के आने से बहुत फोटोग्राफी का शौक है, ये जो फ़लस्तीन टेंशन था में। फ़लस्तीन और इसराइल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान रज़ा रैना पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आए हैं मोहम्मद हुसनैन साहब के पास, जो सीनियर प्रोफेशनल है लॉजिस्टिक की फील्ड में। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। जी सर, इंट्रोडक्शन देते हैं अपना थोड़ा सा। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की फील्ड के अंदर हूँ। तकरीबन कोई 27-28 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और इस टाइम मैं एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में एज रीजनल मैनेजर सेल्स काम कर रहा हूँ। थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों आपने ये फील्ड चूज़ की, थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताते हैं अपना। एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन की हुई है कॉमर्स के अंदर, तो कोई एज सच कोई चॉइस नहीं थी कैरियर की। बस इसी तरह जैसे जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं, आप किसी जॉब की तलाश के अंदर होते हैं, तो इसी तरह एक 2003 में एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। उस वक्त से फिर मैं इसी कैरियर के अंदर हूँ। फिर आप इसी कैरियर में ही आ जी गए, फिर आपने इसी को ज्वाइन किया। जी। ठीक है, तो ये बताइएगा कि एक जो टिपिकल डे है वो आपकी लाइन में या आपकी फील्ड में वो कैसा होता है, कि एक्सपोर्ट मैनेजर का या इंपोर्ट मैनेजर का क्या रूटीन्स होती हैं? बेसिकली चूंकि मैं एक टीम भी मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ मैनेजमेंट के रोल होते हैं, कुछ ऑपरेशंस के होते हैं। मैं जो है पूरी एक ऑपरेशन और सेल्स की टीम को मैनेज कर रहा हूँ। तो दिन का आगाज़ तो ऑब्वियसली कुछ एक पूरे दिन के जो आपका प्लान होता है उसको आप रिकैप करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें जो कि आपकी टू डू लिस्ट के अंदर हैं। फिर उसके बाद जो हमारा जो बेसिकली जो काम है, इंपोर्ट्स, एयर एंड सी इंपोर्ट्स का शिपमेंट्स होती हैं, क्लाइंट्स के साथ डीलिंग होती हैं, कुछ सेल्स विजिट्स होते हैं, कुछ आपकी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं अपनी टीम के साथ। तो ये इस तरह का एक दिन होता है। ठीक है, करंटली जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स जो चैनल्स हैं, जी। इनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना? चैलेंजेस तो बेसिकली कुछ रिसेंटली जो चैलेंजेस हुए थे, जब ये एक ये इसराइल और जो उस एरिया में जो फ़लस्तीन टेंशन था में। फ़लस्तीन और इसराइल का जो एक सिचुएशन थी, उसके बाद से उन्होंने स्वीज़ कैनाल और रेड सी वाला एरिया जो है, जो कि एक मेन रूट है फ्रॉम यूरोप यूएसए इनटू एशिया एंड फार ईस्ट, वो ब्लॉक हो गया था। तो जिसकी वजह से जो बाई सी शिपमेंट्स हैं, उनको वेसल्स को एक बड़ा लंबा रूट लेके साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुडविल है एक जगह पोर्ट है, उधर से होते हुए काफ़ी लंबा रूट लेके आना पड़ रहा है। तो ये चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से जो फ्रेट के चार्जेस थे वो काफ़ी बड़े, ट्रांजिट टाइम इंक्रीज़ हुए। ऑब्वियसली जो अगर इंपोर्ट्स की बात करें, जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स आ रही हैं, वो ऑब्वियसली किसी न किसी चीज़ के अंदर, अगर वो फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो किसी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है, कहीं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ हो रही हैं जिनकी अपनी डिलीवरी डेडलाइंस हैं। तो वो एक ओवरऑल पूरी एक सप्लाई चेन उसमें डिस्टर्ब हुई। तो ये एक रिसेंटली कुछ चैलेंज आए थे, बाकी ऑब्वियसली मुख्तलिफ चैलेंजेस तो रहते हैं हर वक्त। ठीक है, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमें क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, और इंपोर्ट्स भी बताइएगा कि क्या क्या एक्सपोर्ट तो जनरली टेक्सटाइल्स हैं। पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स हैं, जिसमें फिनिश प्रोडक्ट्स भी हैं और फैब्रिक वगैरह जो अनफिनिश्ड है वो भी हैं। मेजर तो टेक्सटाइल्स हैं, उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं। तो ये बेसिकली मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स होती हैं, और इंपोर्ट्स हर चीज़ तकरीबन पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो इंपोर्ट्स तो यू नेम इट एनीथिंग, हर चीज़ तकरीबन इंपोर्ट हो रही है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक। तो किन कंट्री के साथ ज़्यादा हम डील कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना फॉर इंपोर्ट्स? इंपोर्ट्स तकरीबन पूरी दुनिया से इंपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। कुछ ही ज़्यादा तो ऑब्वियसली बल्क ऑफ द इंपोर्ट्स जो हैं वो चाइना से ही हैं, मगर यूरोप से बहुत इंपोर्ट्स हैं। कुछ टेक्निकल मशीनरी, इसको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूरोप से आता है, यूएसए से आता है, इवन यूएई, दुबई से, और मतलब पूरी दुनिया से तकरीबन इंपोर्ट्स है पाकिस्तान के। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादातर आपकी यूरोप और यूएसए के लिए हैं। इंपोर्ट्स आपकी पूरी दुनिया से ही आ रही हैं। क्या कोई भी इंसान फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी की मदद के बगैर पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकता है? मुश्किल है। किस किस्म की मुश्किलात ऑब्वियसली, आपने अगर किसी भी मुल्क से कुछ आपने इंपोर्ट करना है, तो आप जो है आपने कुछ सामान ख़रीद लिया, आपकी किसी भी जो वहाँ से जो सेलर है उससे आपकी डील हो गई, तो वो सामान ऑब्वियसली यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट करना है। वो
आपका सेलर भी है वो अरेंज कर सकता है जो वहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मगर जब शिपमेंट पाकिस्तान में पहुँच जाएगी तो फिर भी आपको उसकी कस्टम क्लियरेंस तो करवानी ही है। तो किसी न किसी पार्ट के अंदर आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि क्लियरेंस ऑब्वियसली इस टाइम आप खुद से नहीं करवा सकते। ट्रांसपोर्टेशन बेशक आपका जो एक्सपोर्टर है वो भी जिससे आपने सामान ख़रीदा है, सेलर है, वो भी अरेंज कर ले, मगर यहाँ पे जब शिपमेंट पहुँच जाएगी, आपका सामान पहुँच जाएगा एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स के ऊपर, तो आपको एक उसकी क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत होगी, जो कि एक ऑब्वियसली एक टेक्निकल काम है, वो कोई भी लेमैन खुद से नहीं कर सकता। तो उसके लिए ऑब्वियसली लाइसेंसेस होते हैं, जो कि सिर्फ जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो शिपमेंट को कस्टम क्लियर करवा सकते हैं। इससे फ्रेट फॉरवर्डिंग या कस्टम क्लियरेंस की जो कंपनीज हैं उनके बगैर वो सामान यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो हो सकता है, मगर क्लियर नहीं हो सकता पोर्ट से। तो ये जो आम तौर पाया जाता है लोगों में कि जब ये कस्टम क्लियरेंस का टाइम आता है तो काफ़ी तंग किया जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? उसमें तंग, अगर आपको जो इम्पोर्टर है उसको अपनी प्रोडक्ट के टैरिफ के बारे में अगर नहीं पता, तो ऑब्वियसली जो कुछ जो कस्टम क्लियरिंग जो ब्रोकर्स हैं वो तंग कर सकते हैं चीज़ों को लेके। यहाँ पे कस्टम्स का वैसे भी जो प्रोसीजर है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत सारे दो नंबरी होती हैं। ये जानना चाह रहा था में जी जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे होते हैं, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर वो क्लियर नहीं करवा रहे होते। तो चूंकि इतना ट्रांसपेरेंट और मतलब सीधा यहाँ पे इम्पोर्ट्स नहीं है, तो ये चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि अगर एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आप क्लियर करवा रहे हैं, एक वैल्यू डिक्लेयर्ड है और वो कस्टम के रिकॉर्ड में है, तो इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप जो इम्पोर्टर है वो अगर अंडर इन्वॉइसिंग करवा रहा है, तो वो किसी भी उसको ज़ाहिर है ये काम करने के लिए जो क्लियरिंग एजेंट है वो उसको कस्टम्स के साथ कुछ ना कुछ मामला तय करने पड़ते हैं, तो वही जो है उसका इफेक्ट इम्पोर्टर के ऊपर भी आता है। अगर तो आपका कोई जो इम्पोर्टर है वो किसी अंडर इन्वॉइसिंग के बगैर एक्चुअल वैल्यू के ऊपर अपना सामान क्लियर करवा रहा है, तो इतने बड़े चैलेंजेस उसके अंदर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि एआई के आने से आपकी फील्ड में कोई इम्पैक्ट आया? अभी ऐसा सच इम्पैक्ट तो नहीं आया जो एआई का, क्योंकि एआई कुछ कम्युनिकेशन में आपको मदद कर देता है, कुछ आपको ईमेल्स कुछ आपको ड्राफ्ट करके दे सकता है, कुछ कंटेंट आपको वो दे सकता है, मगर एज सच जो हमारा जो फील्ड के अंदर जो टेक्निकल मामला हैं उसके अंदर अभी तक एआई कम्युनिकेशन के अलावा इतनी कोई हेल्पफुल अभी नहीं। लॉजिस्टिक्स में वैसे उसका अभी तक कोई ऐसा कोई उसका इम्पैक्ट या कोई यूटिलिटी अभी नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में जो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपके ख्याल में ये पिछले 10 साल में ये बूम कर रही हैं या डाउनफॉल चल रहा है, क्या किस तरह देखते हैं? डाउनफॉल तो नहीं किया अभी 10 साल में। 10 साल के अंदर चूंकि कोविड भी था बीच में, कोविड के अंदर बहुत बड़ी हिट आई थी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ग्लोबली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो उसमें बहुत सारी कंपनी जो है उनको बहुत बड़ी हिट लगी। मेरे ख्याल में आज से 3-4 साल पहले जब कोविड आया था बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल उसका मतलब हुआ, जैसे पोर्ट्स खुलना शुरू हुई, एयरपोर्ट्स खुलना शुरू हुए, ऑपरेशंस दोबारा से ओपन हुए, तो वो फिर उसके बाद से एक रिवाइवल है। तो डाउनफॉल तो ऐसा नहीं है, एक रिवाइवल के बाद आप ये समझ लें एक स्टडी प्रोग्रेस है, कोई ऐसा बूम भी नहीं है, मगर आप एक ये समझ लें कि एक स्टडी प्रोग्रेस है। ठीक है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके ख्याल में आपकी फील्ड में लोग आते हैं? बाय चॉइस जो है अब चूँकि अब डिग्री सप्लाई चेन के अंदर भी अब डिग्री है, जिसमें MS MBA ग्रेजुएशन भी सप्लाई चेन के अंदर हो रही है, तो लोग बाय चॉइस जो है वो सप्लाई चेन के अंदर अब पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है जिसमें वो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो ऑब्वियसली किसी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के अंदर या किसी ऐसी कंपनी के अंदर जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर खुद से हैं और वो सप्लाई चेन के मामला को देखते हैं, तो अब लोग बाय चॉइस अब आ रहे हैं। ठीक है। थोड़ा हॉबीज़ के बारे में बताइएगा अपनी प्लीज़। ट्रैवलिंग का शौक़ है मुझे, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द नॉर्थ पाकिस्तान, तो तकरीबन 95 से मैं इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहा हूँ, तकरीबन 30 साल हो गए हैं। तो हर साल में कोई 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ जो है ट्रैवलिंग के टूर्स होते हैं, जिसमें ट्रैकिंग भी होती है, कैंपिंग भी होते हैं, कुछ छोटे मोटे एक्सपीडिशंस भी होते हैं। तो ये एक मेन आप ये समझ लें हॉबी से ज़्यादा पैशन है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा कुछ थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का शौक़ है, जिसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट के साथ नहीं, ये आम स्मार्टफोन फोटोग्राफी। ठीक है। तो 30 साल में कोई चेंज आया है पाकिस्तान में सेहत के फील्ड में? बहुत चेंज आया है, मगर पॉजिटिव चेंज नहीं है।
क्योंकि एक टूरिज़्म ने एक बूम देखा है पिछले, जो लोकल टूरिज़्म है, फॉरेन टूरिज़्म जो है वो उससे काफ़ी पहले से ऑलरेडी डेवलप थी, जो फॉरेनर्स नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में आते थे। जो लोकल टूरिज़्म है स्पेशली आफ्टर जो एक सोशल मीडिया का जो बूम है उस वक्त से बहुत ज़्यादा इसने ग्रो किया है, मगर एक जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है वो नहीं हो रही। ग्रोथ ऑब्वियसली है, मगर वो ग्रोथ एट अ कॉस्ट ऑफ आपका एनवायरनमेंट, आपका कल्चर इसकी कॉस्ट के ऊपर है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। जिस तरह से होटल्स बन रहे हैं, जिस तरह से जंगल वगैरह को काट के कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, उसके अलावा जो एक जनरल जो बिहेवियर भी है लोकल टूरिस्ट का, वो कोई इतना हेल्दी नहीं है। मतलब जो लोग जाते हैं वो जिस इलाके में जाते हैं उनके कल्चर को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कुछ इस तरह के मामलात हैं। मगर ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, मगर एक उसके साथ जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो नेगेटिव साइड के ऊपर ज़्यादा हैं। बहुत से खूबसूरत इलाके ऐसे थे जो कि जहाँ पे कम लोग जाते थे, तो जब वहाँ पे लोग जाना शुरू हुए तो वहाँ पे पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई, जीप्स जाना शुरू हो गई, सड़कें बन गई। तो चूँकि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म की इतनी एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पे कूड़ा करकट और इस तरह के सारे मामलात, ये फाइनेंशियली तो इस एक जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए बेहतर हो सकता है, मगर ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है, जो इलाकों की खूबसूरती है, उन पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये बताइएगा कि जो सेहत है पाकिस्तान में, हम उसको इस तरह से इंटरनेशनली प्रमोट क्यों नहीं कर पाए हैं? इंटरनेशनली प्रमोट जो है, क्योंकि एक तो जैसे पाकिस्तान कहा के जाता है अंदर, ना कि बड़े खूबसूरत पाकिस्तान में है, मिनी स्विट्जरलैंड जी है। जी, उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे दिन कोई वाक़या हो जाता है। जो आपकी टूरिज़्म जो माउंटेनियरिंग है, वो तो अभी भी एक बड़ा अच्छा मतलब उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है। हर साल कुछ ना कुछ, K2 है, नांगा पर्वत है, 8000 से ऊपर जो पीक्स हैं उनको सर करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपीडिशन आते हैं। तो सही। वो तो चीज़ एक चल रही है, मतलब उसके अंदर तो कोई एज सच उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी गवर्नमेंट की किसी इकदाम की वजह से वो चल रही है। वो चूँकि ऑलरेडी एक गॉड गिफ्टेड किस्म की चीज़ हमें कुदरत की तरफ से मिली हुई है, तो वो एक ऑटो के ऊपर मामला चल रहे हैं। कोई एज सच किसी भी हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए कि उनको प्रमोट किया जाए। वो खुद से, चूँकि इस तरह के पहाड़ और इस तरह के इलाके दुनिया में कहीं नहीं हैं, तो वो खुद ब खुद ही ऑब्वियसली जो माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने चोटियों को सर करना होता है, तो वो इन इलाकों की तरफ आते हैं। जर्मन्स आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, कोरियंस आते हैं, जापानीज़ आते हैं। वो बड़े बड़े एक्सपीडिशन होते हैं। ऑब्वियसली वो एक उसका लाइसेंस जो उनको देते हैं किसी भी पहाड़ को सर करने के लिए, उसकी अच्छी खासी एक फ़ीस होती है, जिससे वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होते हैं। और एक जो वहाँ का पूरा इलाका है, वहाँ पे उनके लिए जो पोर्टर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, कुक्स हैं, गाइड्स हैं, उनके लिए रोज़गार भी इसका एक ज़रिया है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत, किसी भी हुकूमत ने उसके लिए कुछ ख़ास इक़दाम किए हैं। दूसरा, जो वैसे जनरली जो एक टूरिज़्म है, जो वो मुख्तलिफ़ जो ये माउंटेन क्लाइंबिंग के अलावा जो टूरिज़्म है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी हुकूमत का ऐसा इतना फोकस रहा भी नहीं, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं है। हुकूमत 2-3 साल आती है, कुछ वो करना भी चाहे तो अपने प्रोग्राम्स को कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो कोई ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आया कि टूरिज़्म के लिए कोई ख़ास किसी भी हुकूमत ने कोई काम किया हो। ठीक है, आपके ख्याल में क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए जो नहीं हो सकी अभी तक? इम्प्रूवमेंट सबसे पहले तो एजुकेट जो है वो लोकल्स को भी करना चाहिए, और जो लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी करना चाहिए कि एक इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट होता है कि आप वहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर करें, मगर इस तरीके से करें कि वहाँ की जो एक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, जिसमें जंगलात ना कटें, बहुत ज़्यादा कंक्रीट का जो इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। आप अभी देखें कि ये इस साल मेरे ख्याल में कुछ सबसे कम रिकॉर्ड बर्फ़बारी हुई है, कि सबसे कम बर्फ़बारी हुई हो। मरी जैसा इलाका, जहाँ पे दिसंबर से बर्फ़बारी शुरू होकर मार्च, इवन मार्च तक भी होती थी, कुछ 1-2 स्पेल्स ही हुए हैं।
इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे एक कंट्रोल्ड डेवलपमेंट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कंक्रीट हो गया, जंगल कट गए। एक एग्जांपल है ये, हर जगह पे इसी तरह ही है, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड डेवलपमेंट नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टूरिज़्म का, लोकल टूरिज़्म का, जो लोकल टूरिस्ट हैं उनका पाकिस्तान में, और इतनी वहाँ पे कैपेसिटी, इनको जो टूरिज़्म का एक इन्फ्लक्स होता है 3-4 महीने का, उनको एकोमोडेट करने के लिए इतनी वहाँ पे अभी कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी को वो बढ़ा रहे हैं, मगर इस तरह वो कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से जो एक इकोसिस्टम हर इलाके का वो डिस्टर्ब हो रहा है। जंगलात कट रहे हैं, किसी प्लानिंग के बगैर होटल्स बन रहे हैं। तो ये मामला है। तो ज़्यादातर जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ पर रुख करते हैं तो किन एरियाज़ को आप ज़्यादा टारगेट करते हैं? लाइक गिलगित बल्तिस्तान होता है या कश्मीर की वैलीज होती हैं, क्या? देखिए, हर इलाके की अपनी खूबसूरती है। अगर मैं जाता हूँ तो मैं ज़्यादातर ट्रैकिंग के लिए जाता हूँ, जिसमें आप ट्रैक्स करते हैं 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का। तो कश्मीर में बेशुमार ट्रैक्स हैं, केपीके में बेशुमार ट्रैक्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बेशुमार ट्रैक्स हैं। हर इलाके की अपनी अलग अलग एक खूबसूरती है। अगर वैसे ट्रैकिंग के अलावा भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मुख्तलिफ जगह हैं, उनकी अपनी लैंडस्केप है, उनका अपना कल्चर है, तो हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। तो कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं। कोशिश होती है कि किसी नई जगह पे जाएं, और ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ज़रा कम लोग जाते हों, रश ना हो, ज़रा थोड़ा सुकून हो, या किसी ऐसे टाइम पे जाया जाए लोगों का जो रश है उन टाइम में ना हो, हॉलीडेज़ में ना जाया जाए, या इवन ये जो समर का टाइम होता है, समर हॉलीडेज़ का, इन दिनों में ना जाए, कोई इस तरह के टाइम पे ना जाया जाए जब ये कोई लॉन्ग वीकेंड बन रहा हो। तो जगह की तो ऐसा सच कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं है। किसी भी अच्छी जगह पे, सुकून वाली जगह पे, खूबसूरत जगह पे, जो कि बेशुमार हैं पूरे पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में, केपीके में, गलियात के रीजन में, कश्मीर में। तो बस प्रेफरेंस ये होती है कि किसी नई जगह पे जाया जाए, और ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे ज़रा थोड़ा रश या तो ना हो, या थोड़ा कुछ कम हो। आपकी अब तक फेवरेट प्लेस कौन सी है? किसी जगह को आप फेवरेट नहीं कह सकते, मतलब अच्छा। कोई बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि हर इलाके की, जैसे मैंने कहा कि हर एक जगह जगह की अपनी खूबसूरती है। कुछ खूबसूरती, कुछ फीचर्स किसी एक जगह में होंगे, दूसरी में नहीं होंगे, तो कोई फेवरेट सच जगह नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्तलिफ टाइप ऑफ ट्रैवलिंग होती है। आप कुछ ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपने होटलिंग करनी है, बस रोड ट्रैवल है, उसकी अपने कुछ मखसूस जगह होती हैं, उनके अपने फीचर्स होते हैं। अगर आपने ट्रैकिंग करनी है, छोटे ट्रैक होते हैं, 2-3 दिन का ट्रैक है, लंबे ट्रैक हैं और 7-8 दिन का ट्रैक है। तो वो हर इलाके की अपनी एक वो देख के कि कैसा लैंडस्केप है, कितनी ट्रैकिंग है, ट्रैक कैसा है, या जिस जगह की तरफ जा रहे हैं, अगर आप रोड ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे रोड कंडीशन कैसी है, अकोमोडेशन कैसी हैं। तो मुख्तलिफ फ़ीचर होते हैं जो कि एक जगह को ज़रा बेहतर कर देते हैं, तो वो दूसरी जगह को वो उस मामले में ज़रा बेहतर नहीं होती। तो हर जगह की अपनी खूबसूरती है। तो एज सच कोई प्रेफर्ड आप ये कह सकते हैं जगह नहीं है जहाँ पे आप बार बार जाएँ। वैसे भी जैसे मैंने बताया कि कोशिश होती है कि किसी नई जगह पे जाया जाए, पुरानी जगह जहाँ पे आप 1-2-3 दफ़ा जा चुके हैं, दोबारा रिपीट ना करें। वो इतनी जगह हैं पाकिस्तान के नॉर्थ में देखने वाली कि आपकी पूरी ज़िंदगी भी कम है। ठीक। ये मोटरवेज वगैरह के बनने से, खासतौर से हज़ारा एक्सप्रेस वगैरह के बनने से आपके ख्याल में रीच आसान हो गई? बहुत आसान हो गई, रीच बहुत आसान हो गई है। हज़ारा एक्सप्रेस वे बन गई, कुछ जो हैं इवन ये जो ये बाबूसर टॉप वाली रोड बन गई, जिससे हुंडा जीपी का कनेक्शन बहुत आसान हो गया। उसके बाद स्कर्दू की रोड नहीं बन गई। बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी रोड बन गई जहाँ पे मैं समझता हूँ कि नहीं बननी चाहिए थी। ठीक। तो बहुत आसान हो गया लोगों के लिए, रीच बहुत आसान हो गई है। मगर बात वही है कि जहाँ जहाँ पे रीच आसान हुई, वहाँ पे फिर वो लोगों ने उस जगह को, मैं ये समझता हूँ कि नुकसान ही पहुँचाया। ठीक। आप जैसे अब बात करेंगे, अब लोगों ने जाकर नुकसान पहुँचाया, तो इसी तरह हमारे यहाँ जो लोकल जो इस तरफ टूर्स पे जाते हैं, उनका भी ये गिला है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो ओवर चार्ज करते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ओवर चार्जिंग अब होती है, ओवर चार्जिंग होती है, मगर आप ये भी देखें कि जो लोग टूरिज़्म के कारोबार से जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके लिए एक बड़ा लिमिटेड सा एक विंडो होती है जिसके अंदर उन्होंने अपना, आप ये समझ लें, पूरे साल के पैसे कमाने होते हैं। जनरली जो हमारा टूरिज़्म का सीज़न है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, वो जून से शुरू होकर अगस्त सितंबर तक वो सीज़न होता है। जी। तो उस दौरान ही वो कोशिश करते हैं कि हम जो भी टूरिज़्म से के रोज़गार से जो लोग मुंसलिक हैं वो पैसे कमा लें कुछ। तो
कुछ ओवर चार्जिंग कुछ उधर भी होती है, मगर कुछ हमारे जो लोग हैं ऑब्वियसली उनको भी ज़रा थोड़े से कुछ खुले दिल के साथ अगर आपकी कैपेसिटी है तो खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये समझना चाहिए कि ये जो भी लोग जीप ड्राइवर्स हैं, गाइड्स हैं, होटल में काम करने वाले हैं, उनके लिए टूरिज़्म का जो सीज़न है वो 3-4 महीनों का है। तो अगर वो कुछ थोड़ा सा पैसे ज़्यादा भी मांग रहे हैं तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर हम नहीं दे सके अपनी प्लेसेस को, उसकी वजह सिक्योरिटी और हुकूमत है? हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, कुछ ऐसे उन्होंने इकदाम नहीं किए, उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया दुनिया में अपने आप को इस तरीके से कि जैसे इंडिया कर रहा है। जैसे इंडिया में तो खैर बहुत सारा है ना, डिफरेंट कल्चर्स हैं, एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, डिफरेंट लैंडस्केप है, हमारे पास ज़रा थोड़ा सा एक लिमिटेड है, उनका तो बहुत बड़ा कल्चर है। इवन कतर जैसा मुल्क भी अपने आप को मार्केट कर रहा है पूरी जी दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो चीज़ है कि जो पाकिस्तान में, एक तो पाकिस्तान में जो फॉरेन टूरिज्म है वो किसी भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर ऑलरेडी बहुत सारी थी, क्योंकि इस तरह के एक जो हमारा जो पाकिस्तान है वो ब्लेस्ड है इस तरह के लैंडस्केप में, लोग खुद ही मजबूर हैं, इस तरह के आपको दुनिया में बहुत कम मिलता है, जो कि हमारे नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान है, जो पीक्स हैं हमारी, जो लैंडस्केप है गिलगित बल्तिस्तान वगैरह वगैरह। तो इतनी किसी भी हुकूमत के कोई इकदाम किए बगैर ही ऑलरेडी बहुत पहले से फ्रॉम 50s 60s टूरिज़्म, फॉरेन टूरिज़्म पाकिस्तान में लोकल टूरिज़्म, जो लोकल टूरिस्ट है उससे बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ ऑब्वियसली फिर उसको डेंट पड़ा जब ये 9/11 हुआ, उसके बाद से सिक्योरिटी मामला, क्योंकि हम ऐसे रीजन के अंदर हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे मामला चल रहे होते हैं, अफ़गानिस्तान वॉर चलती रही, उसके बाद लोकल जो हमारे ये एरियाज थे स्वात का और KPK का, उधर ऑपरेशन होते रहे, टेररिज्म के कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ वाक़यात होते रहे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग ये सेफ़ फील नहीं करते। तो हुकूमत ने भी कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करें, कुछ उनको कुछ सिक्योरिटी दें, कुछ उनके लिए यहाँ पे जो टूरिज़्म फैसिलिटीज़ हैं कुछ इस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाएं। तो ये भी वजह है। इस सिलसिले में कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं नीचे लेवल पे? ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकल कुछ टूर ऑपरेटिंग कंपनीज हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, वो मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों में जो इस तरह के एग्जीबिशन होते हैं टूरिज़्म के हवाले से, जिसके अंदर टूरिज़्म कंपनीज जाती हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स पाकिस्तान में, वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि वो जाती हैं, ऑब्वियसली बाहर जाती हैं, ऑब्वियसली वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रही होती हैं, मगर उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका पाकिस्तान की टूरिज़्म ही प्रमोट हो रही होती है। तो जो कुछ कंपनीज़ हैं लोकल जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, जो कि बाहर के मुल्कों में एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, अपने कंपनी को तो प्रमोट करते ही हैं, मतलब पाकिस्तान की टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि शौक का कोई मूल्य नहीं, तो ये शौक कितना महंगा है? ये शौक काफ़ी महंगा है। ऑब्वियसली अगर आप वैसे भी बाय रोड खुद से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट्रोल की कॉस्ट पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच गई है। तो एक मेजर फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का है, जिसमें पेट्रोल की कॉस्ट है। उसके बाद जैसे जैसे ये टूरिज़्म बढ़ रही है, होटल्स के रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो वहाँ पे फूड की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और इवन अगर आप रोड ट्रैवल से हट के ट्रैकिंग और कैंपिंग भी करते हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी, अगर खुद से नहीं कर रहे, किसी कंपनी के साथ, किसी टूर ऑपरेटर के साथ आप किसी कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके भी ओवरहेड्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो वो उसकी भी एक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी ट्रैकिंग टूर पे जाते हैं, कुछ 7-8 दिन का कोई इस तरह का टूर है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आपकी ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, वहाँ पे फूड के सारा बंदोबस्त है, तो ये कोई 70-80 हज़ार रुपये पर हेड एक कॉस्ट करता है इस तरह का टूर। अगर आपने बड़ा टूर करना है, जैसे K2 बेस कैंप तक आपने जाना है, तो उसकी कॉस्ट अब तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए पर हेड तक पहुंच गई है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, मुख्तलिफ हर तरह से हर चीज़ महंगी हो गई, ओवरहेड्स बढ़ गए, तो ये एक बड़ा महंगा शौक है। ट्रैकिंग इक्विपमेंट की भी कॉस्ट बढ़ गई है? ट्रैकिंग इक्विपमेंट की भी ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ गई है। अगर आप खुद से भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको कैंप्स चाहिए, आपको स्लीपिंग बैग्स चाहिए, आपको स्टोव्स चाहिए, आपको गियर इस तरह का चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ चाहिए, आपको ट्राउज़र्स चाहिए, आपको जैकेट्स चाहिए, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको
हेल्प हो जाती है, जो कि प्री लव्ड चीज़ें आपको अच्छी ब्रांडेड मिल जाती हैं। अगर आप बिल्कुल नई खरीदने में जाएँ तो वो तो आपकी बिल्कुल कौन सा भाई? पहुँच से बाहर हो जाएंगी। तो वो प्री लव्ड मिल जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसका काम कर रहे हैं, तो आपको एक मुनासिब कीमत में अच्छी चीज़ें ये मिल जाती हैं, तो उससे भी ज़रा थोड़ा-सा आप कुछ अफोर्डेबिलिटी ज़रा बेहतर हो जाती है। ये बताइएगा लास्टली कि आपकी फील्ड में सप्लाई चेन में अगर कोई नए यंगस्टर आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करें? मतलब ये एक बहुत डायनामिक फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया का ट्रेड जो है वो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन से कनेक्टेड है। तो जिस तरह पूरी दुनिया के ट्रेड के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, इसी तरह ही इस इंडस्ट्री के स्कोप भी बढ़ रहा है। तो एक बहुत डायनामिक ट्रेड है जिसके अंदर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। एक डल फील्ड नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी आना चाहे वो ज़रूर आएगा। चलिए थे जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी।